नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूके 80 में। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड से प्राप्त प्रमुख लेखों के बारे में। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र के बारे में पढ़ाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्त, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख लेखों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो उत्तराखंड से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रमुख लेखों के अंतर्गत हम शिलालेख, मंदिर लेख, गुहा भित्ति लेख, ईंट लेख, मूर्ति पीठिका लेख, त्रिशूल लेख, ताम्रपत्र लेख और मुद्रा लेख, इन सब लेखों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं और इनमें क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में जो हमारा है पहला लेख शिलालेख है। ठीक है, तो शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्त, जो शिलालेख का मतलब होता है दोस्त, वो होता है कि पत्थर में लिखे गए लेख। जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है शिलालेख, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो दोस्त शिलाधन लेख। ठीक है, पत्थर में लिखे गए लेख। शिला मतलब क्या होता है? पत्थर। तो दोस्त, जो शिलालेख मिले हैं वो उत्तराखंड के 3-4 जगहों से मिले हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्थान है वो कालसी है। ठीक है दोस्त, तो कालसी के बारे में पढ़ते हैं। कालसी के बारे में जो शिलालेख मिला है जो कालसी से, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो कालसी का शिलालेख है दोस्त, वो अशोक से संबंधित लेख है। ठीक है, अशोक था मौर्य वंश का बहुत ही प्रतापी राजा था। ठीक है, तो ये जो कालसी का जो लेख है वो अशोक से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना। और जो कालसी का प्राचीन नाम है दोस्त, वो कलकूट व सुधनगर है। ठीक है, पूछा जा सकता है कभी भी कालसी का प्राचीन नाम क्या था, तो कलकूट व सुधनगर, जिसे अभी वर्तमान में कालसी कहा जाता था, उसे प्राचीन काल में कलकूट व सुधनगर कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखना। और जो कालसी के जो लेख है दोस्त, उसकी जो भाषा है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि जो कालसी का जो लेख है वो अशोक से संबंधित था, और जो अशोक था दोस्त, उसने बौद्ध धर्म को अपना रखा था। ठीक है, और बौद्ध धर्म की जो भाषा थी, वो जो उपदेश दिए जाते थे, जो ग्रंथ लिखे गए बौद्ध धर्म के, वो सब पाली भाषा में लिखे गए। सिंपल सी बात है, जो कालसी का शिलालेख होगा वो भी पाली भाषा में ही होगा। ठीक है, और जो इस लिपि थी इस लेख की, वो ब्राह्मी में थी। पूछा जाता है अक्सर कि इसकी लिपि क्या थी। ठीक है, तो याद रखना ब्राह्मी और भाषा पाली थी। ठीक है, और जो कालसी जो लेख है, इसकी खोज की बात करें तो दोस्त, इसकी खोज 1860 ईस्वी में फॉरेस्ट ने की थी। ठीक है, ये याद रखना। पूछा जा सकता है कभी भी जो कालसी शिलालेख की खोज कब की गई, ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना 1860 में। और किसने की थी? फॉरेस्ट ने की थी। ठीक है, और कालसी जो नदी की बात करें तो कालसी दोस्त, ये यमुना और टोंस नदी के संगम पर है। ठीक है, जो टोंस नदी है वो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है दोस्त, जो यमुना से 2.5 गुना अधिक पानी लेके आती है। ठीक है, तो इनका जो मिलन होता है वो कालसी नामक स्थान पर होता है, तो इसलिए याद रखना जो कालसी है वो यमुना और टोंस के संगम पर है। ठीक है, और जो लेख का समय है दोस्त, जो कालसी में जो लेख प्राप्त हुआ, जो इसके लिखने का समय है दोस्तों, वो 257 ईस्वी पूर्व लिखा गया, ये अनुमान है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। 1860 में इसे खोजा गया, और इसकी जो समय तिथि है लिखने की वो 257 ईस्वी पूर्व है। इनमें कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, अलग अलग तिथि है और अलग अलग फैक्टर भी है। ठीक है, इसकी खोज जो सर्वप्रथम की गई वो 1860 में की गई थी, और इसका जो लिखने का समय बताया गया है वो 257 ईस्वी पूर्व माना गया है। ठीक है, ये भी याद रखना। और जो कालसी की स्थिति है दोस्त, जो वर्तमान में कालसी है, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये भी याद रखना। और जो कालसी लेख का प्रमुख विषय है दोस्त, प्रमुख विषय है कालसी लेख का जो प्रमुख विषय है, उसमें दिया गया है कि मनुष्यों व पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उसमें लिखा गया है कि दोस्त की अशोक ने लिखा है कि दोस्त कालसी लेख में कि मैंने जगह जगह मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, और उसमें अहिंसा को अपनाने की बात भी की है। ये भी याद रखना, अहिंसा, क्योंकि जो अशोक था दोस्त, वो एक प्रतापी राजा था। 261 ईस्वी पूर्व जब कलिंग में उसने आक्रमण किया, जब कलिंग को उसने लूटा दोस्त, तो उसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार हो गया था। ठीक है, और उससे उसका जो मन था वो विचलित हो गया था, और उसने फिर उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, ये आप हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने अहिंसा को अपना लिया था। ठीक है, इसी कारण उसने जो कालसी में लेख लिखवाए, बहुत जो लेख लिखवाए, उसमें क्या
बात कही गई है दोस्त, अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है, ठीक है। और अशोक ने ही जियो और जीने दो का सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। ये याद रखना, अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और जो इसके निवासी थे दोस्त, यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र, जो कालसी अभिलेख में जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र के निवासियों को पुलिंद कहा गया है, ठीक है, जिसे हम वर्तमान के कुड़िंद से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। पुलिंद कहा गया है जिसे अभी हम वर्तमान में कुड़िंद कहते हैं, ठीक है। तो कालसी लेख में बताया गया है कि जो उसके आसपास के जो लोग रहते थे, तो वहाँ पे पुलिंदों का शासन था, ठीक है, कुड़िंदों का शासन था, ये याद रखना। और जो कालसी के क्षेत्र को उस टाइम पे क्या बता रखा है दोस्त, अपरांत कहा गया है, ठीक है, ये भी याद रखना। जो कालसी वाले क्षेत्र को, अभी जो प्रेजेंट में कालसी है, उस टाइम पर उस क्षेत्र को क्या कहा गया है, जब लेख लिखा गया था दोस्त, क्या कहा गया है, अपरांत कहा गया है, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कालसी के बारे में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगले लेख की बात करें तो दोस्त, अगला जो लेख है शिलालेख, वो लाखामंडल से प्राप्त हुआ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाखामंडल, जो ये लाखामंडल से प्राप्त लेख हैं, ये राजकुमारी ईश्वरा का लेख है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी भी कि लाखामंडल से जो प्राप्त लेख है वो किससे संबंधित है, ठीक है, और किसके लेख हैं, तो ये राजकुमारी ईश्वरा, याद रखना, ठीक है। और इसकी स्थिति भी जौनसार भावर देहरादून में ही है, ठीक है दोस्त। लाखामंडल कहाँ पड़ता है अभी वर्तमान में, जौनसार भावर देहरादून में, ठीक है। और इससे किसकी जानकारी मिलती है दोस्त, लाखामंडल के लेखों से किसकी जानकारी मिलती है, तो इससे जानकारी मिलती है कि जो यमुना की उपत्यका में यादवों के राज्य की, इसमें कहा गया है कि जो यमुना का उपत्यका है, मतलब जहाँ से यमुना निकलती है, वहाँ पे यादवों का शासन था, ठीक है, ये इससे बताया गया है, ठीक है। और इसमें 11 वंशों के 12 शासकों के नाम भी अंकित है, ठीक है दोस्त। यहाँ से जो लाखामंडल के जो लेख हैं, उनसे हमें 11 वंशों के 12 शासकों के नाम भी पता चलता है, ठीक है। ये लाखामंडल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गई, इन 3 चीज़ें याद रखना। राजकुमारी ऐश्वर्या का लेख है, और जौनसार भावर से इसकी वर्तमान स्थिति है, और यमुना के उपत्यका में यादवों के राज्य के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है दोस्तों। और 12 शासकों का वर्णन है, याद रखना। और थर्ड लेख मिलता है सिरोली से, और फोर्थ मिलता है माणा, ठीक है दोस्त, माणा से मिलता है, और इसकी स्थिति कहाँ है, चमोली में। अब सेकंड जो बात करते हैं दोस्त, सेकंड लेख है जो मंदिर लेख, ठीक है। मंदिर लेख मतलब दोस्त मंदिरों में लिखे गए लेख, ठीक है, मंदिरों के दीवारों पे लिखे गए लेख, ठीक है दोस्त, मंदिर लेख इसी को कहते हैं। और जो मंदिर लेख मिले हैं उत्तराखंड से, वो 3-4 जगहों से मिले हैं, ठीक है दोस्त। एक गोपेश्वर से मिले हैं चमोली में, एक कालीमठ से मिला है, और एक केदारनाथ से मिला है, और एक नाला से मिला है, ठीक है। इन चार नामों को याद रखना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से मंदिर लेख मिले हैं। और जो गोपेश्वर का मंदिर लेख हो, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे बाद में हम पढ़ेंगे। और तीसरे लेख की बात करें तो दोस्त, तीसरा लेख है गुहावित्ति लेख। गुहावित्ति लेख का मतलब क्या होता है दोस्त, गुफाओं के अंदर दीवारों में लिखे गए लेख, ठीक है दोस्त। गुहावित्ति मतलब गुफाओं के अंदर के दीवारों में लिखे गए लेख, ठीक है। ये उत्तराखंड में 2 जगहों से मिले हैं, एक देवप्रयाग, एक कल्पनाथ। जो देवप्रयाग है दोस्त, वहाँ पर एक वामन गुफा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। देवप्रयाग टिहरी में है, वहाँ पे एक वामन गुफा है, उसके अंदर से कुछ मंदिरों के जो वामन गुफा है उसके अंदर के दीवारों पर कुछ लेख लिखे हुए हैं, ठीक है। ये याद रखना, वामन गुफा पूछा जा सकता है कि वामन गुफा कहाँ पड़ता है, कहाँ है, ठीक है। तो याद रखना, वामन गुफा टिहरी में है, देवप्रयाग में, ठीक है। यहाँ से गुहावित्ति लेख मिले हैं, और कल्पनाथ चमोली में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और चौथे लेख की बात करें तो दोस्त, चौथा लेख है ईंट लेख। मतलब दोस्त ईंट क्या होता है दोस्त, जो मिट्टी को पकाकर जो पत्थर टाइप का बनाया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर लिखे गए लेख, उसे ही ईंट लेख कहते हैं, ठीक है। ईंट मतलब ईंट क्या होता है, मिट्टी का टुकड़ा, ईंटों में उत्कीर्ण लेख, उसे ही ईंट लेख कहते हैं। ये 2 जगह से मिले हैं, ठीक है, उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है ईंट लेख, पूछा जा सकता है। एक नैनीताल से मिले हैं, एक बाड़वाला से मिले हैं, ठीक है। बाड़वाला कहाँ पर है, देहरादून में। तो ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है दोस्त। ईंट लेख कहाँ कहाँ से मिले हैं उत्तराखंड में, नैनीताल और बाड़वाला, ठीक है। और 5वें लेख की बात करें तो दोस्त, 5वां लेख है मूर्ति पीठिका लेख। मूर्ति पीठिका लेख की बात करें तो दोस्त, मूर्ति के पीछे उत्कीर्ण लेख, ठीक है। तो ये भी 2 जगहों से मिले हैं उत्तराखंड में, एक देवलगढ़ से और एक कोलसारी से, याद रखना, ठीक है। देवलगढ़ कहाँ पड़ता है, पौड़ी में। तो इन 2 चीज़ों को याद रखना, मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से मिले हैं, देवलगढ़ और कोलसारी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्त। और
आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। और कल हम बात करेंगे त्रिशूल लेक और ताम्रपत्र लेक और मुद्रा लेक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अब आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के साथ, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय उत्तराखंड।